हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिक् लवण एवं संकुल लवण में अंतर पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जल में विलय, यानी दिक् लवण जो होते हैं उन्हें जल में विलय करने पर क्या होता है। तो ये जो होते हैं वे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में विलय करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो आपके कौन से कहलाते हैं? दिक् लवण कहलाते हैं। यानी हम पहला गुण क्या था हमारा? जल में विलय करने पर क्या होता है। तो क्या होता है कि जो दिक् लवण होते हैं उन्हें अगर जल के अंदर विलय किया जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं। कहाँ पर टूटते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं और अपनी पहचान जो होती है उसे गंवा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, इसका उदाहरण देखें तो K2SO4 डॉट Al2SO4 24H2O। जब हम इसे जल के अंदर मिक्स करते हैं तो ये जो होता है आपका 2K प्लस SO4 प्लस 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 डॉट प्लस 24H2O। इस तरह से ये वियोजित हो जाता है। ये एक आपका दिक् लवण था। तो इस तरह से हम इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो ये आपका जो संकुल लवण है तो ये होता है वे यौगिक जिन्हें क्या करते हैं? वे यौगिक जिन्हें जल में विलय करने पर भी अपनी पहचान, जब इन्हें जल में विलय किया जाता है, बनाए रखते हैं। यानी यह अपने आयनों में विघटित नहीं होते हैं, जान बनाए रखते हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि ये जो आपका बंध है, जो आपके उपसंयोजी यौगिक होते हैं उसमें किस तरह से ये दिक् लवण और संकुल लवण उसमें बंध बनता है। तो ये देखते हैं। तो ये जो होता है दिक् लवण में, इसमें आयनिक बंध होता है और ये जो है इसमें आयनिक बंध हो भी सकता या नहीं भी। यानी कहने का मतलब ये जो होता है इसमें आयनिक बंध
हो भी सकता है या नहीं भी। जटिल आयन में सदैव उप सहसंयोजी बंध बनता है। यानी जो आपका जटिल आयन होता है उसमें सदैव उप सहसंयोजी बंध बनता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा प्रथम समझ लेते हैं। जैसे बच्चों उप सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे ज़रा, तो आप लोगों ने NH3 की स्ट्रक्चर बनते हुए देखी होगी। जैसे ये जो है आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि ये जो था यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से यहाँ पर आपका हाइड्रोजन की 1 1, तो इस तरह से ये दोनों ये जो बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला आपका बॉन्ड कहलाएगा ये सहसंयोजी बंध कहलाएगा। सहसंयोजी बंध यानी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के माध्यम से बना। इसी तरह से आपके यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उससे एकांकी युग्म, इसे बोला जाता है एकांकी युग्म, ये जो इलेक्ट्रॉन बचे से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन आयन आता है, ये बिल्कुल एक मानो, क्योंकि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता था वो सब उसको भी उसने किसी और को दान कर दिया है। तो क्या कहता है कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता और सहसंयोजी बंध बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फिलहाल गरीब है, क्योंकि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी और को दे दिया है। तो क्या करेगा, और ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे नहीं सकता। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है तो आयनिक बंध बनता है, तो आयनिक बंध बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी अन्य को दे के सोडियम, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे जो सोडियम होता है, सोडियम अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेनाइन बना लेता है। तो उसी तरह से अगर ये करना चाहे तो उसमें क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता, तो आयनिक बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये जो है एक बॉन्ड तो जरूर बनेगा ज़रूर, लेकिन एक शर्त के साथ। तो इससे ये बोलना चाहेगा, ये नाइट्रोजन बोलेगा, देखो भाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरह से आपका सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दान कर देने के बाद वो कहीं पे भी जा सकता था, उसी तरह से ये वाले इलेक्ट्रॉन ये दोनों इसे दे रहा है, पर एक शर्त के साथ, आपके साथ बॉन्ड जरूर बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे छोड़ के कहीं भी जा नहीं सकते हैं। तो इसने हाँ करा, किसने? हाइड्रोजन ने। तो क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनी कि जैसे ये बनी। अब फिर क्या हुआ कि ये जो ये एक बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड को ही कहा गया उप सहसंयोजी बंध। और इस तरह से जो उप सहसंयोजी बंध बनता है उसे गुरु कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, उसे गुरु कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं NH4+, यानी अमोनियम आयन। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम Cl एक नेगेटिव लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा NH4Cl। तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध बनता है। हम अगला गुण देखेंगे, दिक् लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे
इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। यानी कहने का मतलब इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक होते हैं, यानी वो जिनसे मिलकर बने हुए उन्हीं के समान होते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इनके समान होते हैं, लेकिन इसके अपने अवयवी यौगिकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है बच्चों कि स्थायित्व की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं? दीक लवण जो होते हैं ये क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायी होते हैं और ये क्रिस्टलीय एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। कहने का मतलब ये जो थे ये सिर्फ क्रिस्टलीय अवस्था में रहेंगे तभी स्थायी रहते हैं। कौन? दीक लवण। जबकि ये संकुल लवण होते हैं, चाहे वह क्रिस्टलीय हो चाहे वह विलयन में हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन वह स्थायी ही होते हैं। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, पांचवा पॉइंट है वियोजित। विलयन में केवल सरल आयनों में वियोजित होते हैं। ये विलयन में सरल एवं जटिल आयनों में वियोजित होते हैं। यानी ये जो है आपके दोनों प्रकार के सरल आयनों में भी और जटिल आयनों में भी वियोजित होते, जबकि ये जो थे आपके सिर्फ सरल आयनों में वियोजित होते हैं। अब हम FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2O ये इसका एग्जाम वियोजित होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Fe2 प्लस SO4 प्लस 2NH4 2
प्लस SO4 प्लस 6H2O। इस तरह से ये इसका एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं जो आपका संकुल लवण है उसका एग्ज़ाम्पल K4 गुरुकोष्ठक FeCN6। जब ये वियोजित होता है तो यहाँ पर 4K गुरुकोष्ठक FeCN6 इनों में तो आज के वीडियो में हमने दिक् लवण एवं संकुल लवण में अंतर पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।